नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे एंशिएंट हिस्ट्री बीए थर्ड सेमेस्टर के यूनिट नंबर 2 का पहला चैप्टर। इससे पहले आप लोगों ने इकाई संख्या 1 को बहुत ही विस्तार से समझा होगा, जाना होगा और उसके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न भी देखे होंगे यूनिट नंबर 1 के। वो उसमें आपको क्या पढ़ना था? यूनिट नंबर 1 में आप लोगों को पढ़ना था बेटा बीए के थर्ड सेमेस्टर में एंशिएंट हिस्ट्री के सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसमें आपको पढ़ना होता था, सिलेबस मेरे हाथों में है, सोर्सेस ऑफ स्टडीज, यानी कि अध्ययन के स्रोत। अध्ययन के स्रोत में जैसे कि लिटरेरी सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री और रिकॉर्ड्स, जो कुछ पुरातात्विक स्रोत या साहित्यिक स्रोत या विदेशी यात्री जो है उनके विवरण, इन सभी के माध्यम से ये स्रोत थे जिसको मैंने एक वीडियो में डिटेल से आपको समझाया। यूनिट नंबर 1 बेसिकली इतना ही था। अब हम चर्चा करेंगे इकाई संख्या 2 के बारे में। इकाई संख्या 2 उससे थोड़ा बड़ा है, उसमें कई लेक्चर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। बेसिकली इसमें मैं अपने हिसाब से, या अपने हिसाब से नहीं, इसमें आपको पढ़ना क्या है बेसिकली मैं आपको बता दूं ताकि आपको क्लियर रहे। यूनिट नंबर 2 में सिलेबस में आपके लिखा है द पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्षाज डेथ, यानी हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति रही है वह कैसी रही है, ये आपके यूनिट नंबर 2 का नाम है। उस स्थिति के बारे में सबसे पहले चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 1 में, यानी कि यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। फिर उसके बाद में कश्मीर डायनेस्टी, क्योंकि हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो जाती है, कन्नौज पर हर्षवर्धन का शासन होता है और कन्नौज एक ऐसी सत्ता है जो कि एक प्रकार से अगर हथियार ले चुकी केंद्र में है, राजनीति का केंद्र बिंदु था कन्नौज जब तक हर्षवर्धन थे। हर्षवर्धन ने अपना पूरा साम्राज्य बढ़ा करके रखा था, लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद में तमाम प्रकार के जो राजा महाराजा हैं, छोटे छोटे राजा महाराजा, वो निकलना शुरू कर देते हैं और इस तरीके से जो एक साम्राज्य था खास करके कन्नौज का, वो साम्राज्य बिखर जाता है और कन्नौज पर अधिकार प्राप्त करने के लिए तमाम प्रकार के छोटे छोटे जो उसके राजवंश होते हैं, जो हर्षवर्धन के अंडर में ही रहा करते थे पहले, वो सब जो है कन्नौज पर अधिकार करने के लिए युद्ध भी लड़ते हैं। जैसे कि आप देखिए त्रिकोणीय संघर्ष भी आपको दिखता है, जो कि यूनिट नंबर 3 में आपको विस्तार से पढ़ना है, लेकिन मैं त्रिकोणीय संघर्ष को इसमें समझाऊंगा इसी चैप्टर में। तो वो क्या है, प्रतिहारों का, राष्ट्रकूटों का, पाल वंश के शासकों का आपस में संघर्ष रहा कन्नौज को पाने के लिए, ये सब चीजें आपको यहाँ पर जाननी होती है। तो उसी में हम कश्मीर डायनेस्टी हर्षवर्धन के बाद में कश्मीर में एक कारकोट वंश की उत्पत्ति होती है, जिसका सबसे प्रमुख शासक होता है, सबसे प्रतापी शासक होता है ललितादित्य मुक्तापीठ, जिसके बारे में कल्हड़ नाम के एक इतिहासकार हैं जिनके बारे में मैंने चर्चा कर दी है। कल्हड़ की एक पुस्तक है राज तरंगड़ी, उस पुस्तक में राजाओं को, राज तरंगड़ी माने होता है राजाओं का क्रमबद्ध व्यवस्थित वर्णन किया है, राजाओं के बारे में बताया है। तो कश्मीर के समस्त राजाओं के बारे में उसमें मेंशन है। वो राज तरंगड़ी रचना जो ऐतिहासिक रचना पहली मानी जाती है पूरे इतिहास की सबसे पहली प्रमाणिक ऐतिहासिक पुस्तक मानी जाती है, जो है ऐतिहासिक विवरण के लिए राजा महाराजाओं का एक क्रमबद्ध सुव्यवस्थित तरीके से जो उसने दिया है कल्हड़ ने, वो अप्रतिम है और अद्वितीय है, उसका जैसा कोई नहीं। तो कश्मीर डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे हम सेकंड चैप्टर में। फिर उसके बाद में यशोवर्मन ऑफ कन्नौज, कन्नौज के यशोवर्मन के बारे में चर्चा करेंगे थर्ड चैप्टर में यूनिट नंबर 2 के। और जब आपका फोर्थ चैप्टर आएगा उसमें हम सिंध डायनेस्टी के बारे में चर्चा करेंगे। सिंध डायनेस्टी मतलब कि सिंध पर कौन शासन कर रहा था, जैसे कि चच हो गए, ठीक है। और उसके बाद में फिर राजा दाहिर, जिन पर मोहम्मद बिन कासिम जो है आक्रमण करता है, आप जानते होंगे। और वहीं से तुर्क जो है इनोवेजन, यानी कि तुर्कों का आक्रमण या आगमन भारत में शुरू हो जाता है। मोहम्मद बिन कासिम आता है, फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी, मतलब महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, जैसे तमाम शासक। तो इस तरीके से पूरा सिचुएशन देखेंगे, यानी कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में 647 ईस्वी के बाद आप देखते हैं जो उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति है वो छोटे छोटे टुकड़ों में बट करके एकदम से बिखर जाती है और इसी का फायदा विदेशी आक्रमणकारियों ने उठाया और भारत पर कब्जा किया। अगर हर्षवर्धन या ऐसे पृथ्वीराज चौहान जैसे महान वीर योद्धा और भी होते तो शायद आज हमारे भारत की स्थिति ऐसी नहीं होती। बहरहाल चर्चा करते हैं हम चैप्टर नंबर 1 के बारे में, ऐसे डिबेट करेंगे तो बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा। चर्चा करेंगे बाबू एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में। एंशिएंट हिस्ट्री बी थर्ड सेमेस्टर न्यू बैच 2026-27 का स्टार्ट हो चुका है। यूनिट नंबर 1 आप देख चुके हैं, सिलेबस डिस्कशन भी देख चुके हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तर भारत का राजनीतिक इतिहास पढ़ना है हमको। 647 ईस्वी से लेकर के 1200 ईस्वी तक का इतिहास इसमें हमको समाहित करना है।
1200 ईस्वी इसलिए तक पढ़ना क्योंकि 1200 के बाद में आप देखते हैं मध्यकाल का शुरुआत हो जाता है। तो 1200 तक ही हमको बेसिकली पढ़ना है एंशिएंट हिस्ट्री में, इसके आगे आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। यूनिट नंबर 2 चैप्टर संख्या 1 के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से चर्चा होगी। आइए जानने का प्रयास करते हैं। चैप्टर नंबर आपके 1 का क्या नाम है? यूनिट नंबर 2 के चैप्टर नंबर 1 का नाम है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बेटा क्या होता है? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी रही है, यानी पॉलिटिकल सिचुएशन ऑफ नॉर्थ इंडिया आफ्टर हर्षास डेथ। ये आपके यूनिट नंबर 2 के चैप्टर संख्या 1 का नाम है। इसको मैं बारीकी के साथ आपको समझाने का प्रयास करूंगा, बहुत ही डिटेल से मैं चीजों को समझाऊंगा, तो कहीं पर आपको भटकने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको मिलेगा विस्तार से। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, दिख रहा होगा, बिल्कुल स्पष्ट आपको दिख रहा है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत तो नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम समझने का प्रयास करते हैं बहुत ही बारीकी से। प्रस्तावना सबसे पहले लिखिएगा, इसकी प्रस्तावना क्या लिख दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा होगा, स्पष्ट दिख रहा होगा। नोट्स तैयार किया गया है ताकि आपको इफेक्टिव लगे और पढ़ने में आसानी हो। ये नोट्स आपको एकदम से, उसको मैं लिख देता था तो उसमें जब थोड़ा सा हाईलाइटर कर देता था तो आपको लगता था गुरुजी मतलब नोट्स अच्छे तरीके से आप पढ़ नहीं पाते थे पीडीएफ में। आप लोगों ने कहा गुरुजी इस तरीके से, अब इसको आप पीडीएफ में पढ़ेंगे तो और इफेक्टिव दिखेगा, कलरफुल दिखेगा। वीडियोस में थोड़ा सा हो सकता है क्वालिटी आपकी डाउन हो सकती है, लेकिन यहाँ पर जब आप इसको नोट्स में पढ़ेंगे पीडीएफ में तो बहुत जबरदस्त आपको नोट्स दिखेगा, इसीलिए ऐसी व्यवस्था आपके लिए करी जा रही है। ठीक है, चलिए तो क्या हुआ, प्रस्तावना में क्या लिखेंगे? हर्षवर्धन की मृत्यु होती है। ठीक है, हर्षवर्धन 606 ईस्वी से लेकर के 647 ईस्वी तक शासन करते हैं, और ये इरा जो रहा है भारतीय इतिहास का बहुत जबरदस्त इरा रहा है, जो हर्षवर्धन का समय काल रहा है। गुप्तोत्तर काल के बाद में आप देखते हैं, गुप्त काल के बाद में फिर कुछ और काल आए, कुछ और शासक हुए, उसके बाद में गुप्तोत्तर काल के अंतिम महान सम्राट अगर कहे किसी को, अशोक से इनकी तुलना करी जाती है और भी शासकों से तुलना करी जाती है। तो ये सबसे महान विद्वान है, उन्होंने उत्तरी भारत को राजनीतिक एकता में बांधा, बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों का संरक्षण किया। ऐसा नहीं केवल हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म को माना, उन्होंने हिंदू धर्म को भी माना और बौद्ध धर्म को भी माना। दोनों धर्मों को तालमेल बैठा करके आगे बढ़ाते हैं। साहित्य कला को प्रोत्साहित किया। ठीक है, और अपने व्यक्तित्व से दूसरे अशोक की उपाधि भी प्राप्त कर ली। इसको दूसरा अशोक भी कहा जाता है, किसको? जो है हर्षवर्धन को। हर्षवर्धन को क्या कहते हैं? दूसरा अशोक भी कहा जाता है। तो हर्षवर्धन बड़े ही प्रतापी शासक थे, पुष्यभूति वंश के शासक थे। आपको बता दूं, इनके पिताजी का नाम था राज्यवर्धन। ठीक है, प्रभाकर वर्धन इनके पिताजी का नाम था, इनके बड़े भाई का नाम था राज्यवर्धन, और इनके सिस्टर थी, उनका नाम था, इनकी सिस्टर का नाम था, क्या नाम था? राजश्री नाम था। ठीक है, तो इस तरीके से ये इनका जो है परिवार रहा, और इनकी मृत्यु जो है 647 ईस्वी में हो जाती है। और जैसे इनकी मृत्यु होती है, साम्राज्य का जो सूर्य है वो अस्त सा हो जाता है। पुष्यभूति वंश, या फिर जो अभी तक भारत में जो एक साम्राज्य के रूप में फैला हुआ था, उत्तर भारत में साम्राज्य जिसके जिसके शासक थे हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन, उनका जो साम्राज्य है वो ढह सा जाता है। इसके बाद में ना तो कोई ऐसी सत्ता आती है जिस जो एक प्रकार से इन चीजों को व्यवस्थित कर सके, ना तो उनका कोई उत्तराधिकारी ऐसा था जो कि उनके राज्य को आगे बढ़ा सके, और ना ही उनकी बनाई राजनीतिक व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि साम्राज्य लंबे समय तक टिक पाता। इसके परिणाम स्वरूप यह हुआ, परिणाम क्या निकला कि साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में टूट जाता है। जो भी इनके सामंत थे, जो भी इनके अंडर में राज्य थे, वो अपनी जैसे इनकी मृत्यु होती है अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देते हैं। ठीक है, क्षेत्रीय शासक स्वतंत्र हो गए। उत्तरी भारत राजनीतिक अस्थिरता और लगातार संघर्षों का अखाड़ा बन गया। लगातार कन्नौज पर आधिपत्य पाने के लिए जो छोटे छोटे राज्य थे वो लगातार कन्नौज पर आक्रमण करना शुरू कर देते हैं, आपस में लड़ाइयां होना शुरू हो जाती हैं, आपस में जो शासक होते हैं आपस में ही लड़ना भिड़ना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से होता है भैया ये सत्ता का शून्य। यहाँ पर क्या होता है? अब्सेंस ऑफ सेंट्रल अथॉरिटी, कोई केंद्रीय सत्ता यहाँ पर नहीं बची। और जब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं बचती है उसके बाद में होता क्या है? हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद में कोई उत्तराधिकारी हर्षवर्धन का नहीं मिला जो कि उनके हर्षवर्धन के जैसे पूरे राज्य को निपटा सके, मतलब कि राज्य को अच्छे तरीके से निर्वहन कर सके। हुआ क्या कि साम्राज्य का केंद्रीय ढांचा तुरंत ढह जाता है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद। सामंत जो थे, जो पहले इसके अंडर में काम किया करते थे या इनके अंडर में जो अपने शासन संभालते थे अलग अलग राज्यों का, हर्षवर्धन के जो पहले अधीन थे अब वो स्वतंत्र शासक बन जाते हैं, और वही शासक कन्नौज पर आक्रमण, कन्नौज पर सत्ता प्राप्त करने के लिए आपस में द्वंद्व भी करना स्टार्ट कर देते हैं। यहां से शुरू हुआ क्षेत्रीय राज्यों का युग। एज ऑफ रीजनल किंगडम्स जो शुरू हुआ हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद शुरू हुआ,
और यही जो है छिट-पुट राजा महाराजाओं के बारे में 647 से लेकर के 1200 ईस्वी तक के इतिहास में आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कोई एक केंद्रीय पावरफुल सत्ता आपको नहीं दिखती है, छोटे-छोटे शासक आपको दिखते हैं। यह काल एक तरह से राजनीतिक विखंडन का काल है, पॉलिटिकल डिस मतलब कि किसका इस इंटीग्रेशन का एक प्रकार से प्रतीक है। राजनीतिक विखंडन जिसको कह सकते हैं कि राजनीति में एक प्रकार से बिखराव दिखता है, मारपीट दिखती है, खूब ज्यादा युद्ध दिखते हैं, छोटे-छोटे शासक आपस में द्वंद्व करते रहते हैं अपनी-अपनी सीमा को विस्तार करने के लिए। कोई एक साम्राज्य निर्माता, कोई एक शासक ऐसा नहीं जो कि सभी पर कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो राजनीतिक विखंडन का युग जो है इसकी मृत्यु के बाद में शुरू हो जाता है। किसकी मृत्यु के बाद में? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में। ये चीजें मैंने आपको बताई। इसके अलावा और भी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा चीज है कन्नौज का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ कन्नौज। कन्नौज के महत्व की बात करें बेटा तो कन्नौज का जो महत्व है उसमें क्या आपको मिलेगा? हर्ष की राजधानी कन्नौज उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर था। उसकी भौगोलिक स्थिति गंगा यमुना दोआब के बीच थी, ठीक है। यानी दोआब माने क्या होता है? दो नदियों के बीच के इलाके को दोआब कहा जाता है। दोआब माने दो नदियों के बीच का इलाका दोआब कहा जाता है। वो बहुत ही एक प्रकार से उपजाऊ भूमि होती है दोआब की भूमि। दोआब की भूमि कैसी होती है? बहुत ही उपजाऊ होती है, इसीलिए हर शासक चाहता है कि उस भूमि पर कब्जा किया जाए, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। तो हर्ष की राजधानी कन्नौज थी, उत्तरी भारत का सबसे महत्वपूर्ण नगर यही था। इसीलिए जब इसकी मृत्यु होती है उसके बाद में इस नगर पर कब्जा करने के लिए जो इसके अंडर में सामंत रहते थे, काम करते थे, जो शासक थे, वो इस पर कब्जा करने के लिए आतुर हो जाते हैं। अब ये सिलसिला आगे बढ़ता है, चूंकि इस पर शासन इसलिए करते थे क्योंकि इसकी जो भौगोलिक स्थिति थी, यानी जो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर था इसका, वो बहुत ही जबरदस्त था। चूंकि ये गंगा और यमुना के बीच की जो उपजाऊ मिट्टी है उसका क्षेत्र था। यहाँ पर कृषि और तमाम सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त होती थी, मौसम भी ठीक ठाक रहता था, पानी भी रहता था। तो यहाँ पर जो है चारा पानी बढ़िया तरीके से मिलता था। ये रणनीतिक एक प्रकार से केंद्र बन गया और यहाँ पर जो है इसी को पाने के लिए लगातार संघर्ष चलना शुरू हो गए। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए कई शक्तियां आमने सामने आ जाती हैं। इसीलिए इतिहासकारों ने कहा कि हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज उत्तर भारत की राजनीतिक स्थिति का केंद्र बिंदु बन जाता है, ठीक है। इस तरीके से सारी चीजें यहाँ पर आपकी क्लियर होती हैं। जैसे ही हर्षवर्धन की मृत्यु होती है उसके बाद में कन्नौज जो जिस पर राजधानी होती है हर्षवर्धन की, उत्तर भारत की रणनीति या राजनीति का एक केंद्र बिंदु बन जाता है। इसी के इर्द गिर्द पूरा का पूरा ये जो है घूमनेगा। प्रतिहार गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक, ठीक है। इसके साथ ही साथ में जो है आप देखते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हो गए, या फिर आप देखते हैं राष्ट्रकूट शासक हो गए, या फिर आपके पाल शासक हो गए, आपस में युद्ध करेंगे। इसी को त्रिकोणीय संघर्ष कहेंगे। अब ये त्रिपक्षीय संघर्ष या त्रिकोणीय संघर्ष हम समझेंगे इन चीजों को, ये है क्या है वास्तव में। अगर ये सब चीजें आपको ये पीडीएफ के फॉर्म में सब कुछ आपको मिल जाएगा। पीडीएफ इतना जबरदस्त मैंने तैयार कर दिया है, जब आप इसको पीडीएफ में पढ़ेंगे आपको वीडियोस भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना परफेक्ट नोट्स आपके लिए मैंने तैयार किया है। ये सब नोट्स केवल इसी सब्जेक्ट का नहीं बल्कि हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा, हर एक यूनिट का पीडीएफ नोट्स आपको मिलेगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। जिन बच्चों को हमारे साथ जुड़ना है वो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। कैसे जुड़ना है, आपको कैसे पीडीएफ प्राप्त करनी, कैसे लाइव क्लास वाले ग्रुप से जुड़ना है, एसएमएस कीजिएगा 91 61 93 60 62। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। क्या एसएमएस कीजिएगा बाबू, क्या एसएमएस कीजिएगा? अपना नाम एसएमएस कर दीजिएगा, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आप किस सेमेस्टर में हो। थर्ड सेमेस्टर में है, थर्ड सेमेस्टर लेकर के भेज दीजिएगा। लिख दीजिएगा गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, हमको पीडीएफ प्राप्त करनी है। तो आप क्या लिखेंगे? अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, जो भी सब्जेक्ट हो 3-4 सब्जेक्ट, और आप किस सेमेस्टर में हो, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर, लिख करके भेज दीजिएगा। जैसे ही आप भेजेंगे आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर हम भेजेंगे। उसी क्यूआर कोड पर यानी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी होगी, ठीक है, ठीक है। ये स्कैनर कोई ऐसा कोई, इसमें बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं कि गुरुजी स्कैनर क्या होता है। स्कैनर जैसे आपका चाय समोसा खाने जाते हैं कभी मार्केट में, तो जैसे ठेले वाले स्कैनर लगाए रहते हैं, किसी दुकान पर सौदा लेने जाते हैं स्कैनर लगा रहता है, सेम वही स्कैनर रहता है और कोई स्कैनर नहीं है। तो इसी पर आपको बस फीस जमा कर देनी है। आप किसी दूसरे से भी फीस जमा करवा सकते हो अगर आप नहीं चलाते हैं, नहीं चलाती हैं तो, ठीक है। और जैसे ही फीस जमा होगी उस पर आप उसका स्क्रीनशॉट हमारे पास भेजेंगे, आपको ग्रुप से तुरंत जोड़ दिया जाएगा। उसके बाद में लाइव क्लास की लिंक वहां पर आप ग्रुप में, किस ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, वहां पर काफी बच्चे जुड़ चुके हैं, आपका इंतजार है। और उसमें आपको जुड़ना कैसे, लाइव क्लास की लिंक में जुड़ना कैसे हो मैं आपको जोड़ दूंगा। बस आपको इतना प्रोसेस करना है
ये भेज देना लिख करके अपना डिटेल, और उसके बाद में आपको 100 रुपए फीस जमा कर देनी उस स्कैनर पर जो मैं भेजूंगा। फिर उसके बाद में आपको लाइव क्लास वाले ग्रुप से मैं जोड़ दूंगा। उसके बाद में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। वीडियो लेक्चर जो पहले हो चुके हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। साथ ही साथ में वीडियोज या लाइव क्लास आपको नहीं देखने का मन है, नहीं टाइम है, तो उसके लिए आपको पीडीएफ व्यवस्था भी है, यानी पीडीएफ आप पढ़ सकते हैं। पीडीएफ के लिए एक प्रकार से आपको बता दूं कि पीडीएफ सबसे इंपॉर्टेंट पीडीएफ ही है, क्योंकि परीक्षा के अंतिम समय में आपको वीडियोस देखने का मान लेते मौका नहीं, पेपर देने जा रहे हैं, अपना पीडीएफ निकाल करके आप आराम से करके देख लीजिए। आपको 10-10 मिनट में ये सब चैप्टर 10-10 मिनट में आप चीजों को समझ पाएंगे। मैं अभी इसलिए एक बार वीडियो को केवल एक बार आप अगर आप देखेंगे वीडियोस, उसके अंदर फिर पीडीएफ पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से चीजें समझ में आ जाएगी, मैं बहुत ही बारीकी के साथ। इसीलिए आप लोगों ने कहा गुरुजी पहले वाले नोट्स थोड़ा सा, पहले जो मैंने नोट्स तैयार किया था सेकंड सेमेस्टर में, तो उसमें थोड़ा छोटे छोटे नोट्स रहते थे, तो उसको मैंने एक व्यवस्थित तरीके से फुल एचडी में नोट्स तैयार किया है आपके लिए, ताकि अब आपको कोई दिक्कत ना हो, यानी सारी व्यवस्था। साथ ही साथ में क्या है इसमें जैसे मैं अभी ये क्वेश्चंस जो है ये चैप्टर हल कर रहा हूँ, चैप्टर को पढ़ा रहा हूँ, चैप्टर के बाद में मैंने जो है 15-20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट छांट कर जो परीक्षा में पिछले 2-3 वर्षों में विभिन्न विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, उन क्वेश्चंस को, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को भी रख दिया है। ये लिखित वाले क्वेश्चन में आप इन चीजों डाटा को लिख सकते हैं, और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चंस मैंने इसी चैप्टर में समाहित भी कर दिए हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर के नीचे आपकी प्रैक्टिस सेट भी होगी, और उसके बाद में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय का मॉडल पेपर भी सेट किया जा रहा है, वो भी आपको मिलेगा, कम से कम 4-5 मॉडल पेपर। और जब इसको आप पढ़ लेंगे, किसी प्रकार का कोई किताब, कोई पुस्तक, कोई सीरीज खरीदने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आपको मिलेगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव लिखित सभी का, कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एंशिएंट हिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ पर आपकी जो भी सब्जेक्ट होंगे, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट, सब यानी कि चारों पांचों सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में आपको कहीं पर नहीं मिलने वाली है। आपको अगर किताब खरीदने की सोच रहे हैं तो किताब बिल्कुल भी आप नहीं, मतलब किताब जो है नहीं भी लेंगे कोई दिक्कत नहीं, किताब मत लीजिए, ना ही आप जो है सीरीज खरीदे। आप अगर कोर्स से जुड़ जाते हैं तो आपका बड़ा फायदा होगा, केवल 100 रुपए फीस में, केवल 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था मैं दे दूंगा। इसमें आपको पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास, मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, मैराथन क्लास, सब कुछ मिलेगा। डाउट सेशन आप डायरेक्टली हमसे जुड़ पाएंगे, कुछ भी डाउट होगा आप तुरंत पूछिए हमसे, हम आपको डायरेक्टली बताएंगे, हम आपसे खुद बात करेंगे, सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलने वाली है। मात्र और मात्र 100 रुपए फीस में पूरा 3rd सेमेस्टर का कोर्स आपके लिए व्यवस्थित किया गया है। 3rd सेमेस्टर के लिए आपको सब कुछ मिलेगा, यहाँ पर पीडीएफ नोट्स, लाइव क्लास सब कुछ मिलेगा, और हर एक सब्जेक्ट का जो जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट होगा, अंग्रेजी से लेकर के आपका इकोनॉमिक्स, मनोविज्ञान, सब कुछ आपको यहाँ पर व्यवस्थित हमें मिलेगा, यह बात आप ध्यान रखेंगे। तुरंत एसएमएस कीजिए इस नंबर पर और तुरंत जुड़ जाइए। अगर आप सीरीज एक तो खरीदते हैं तो कम से कम 60 रुपए की एक सब्जेक्ट की सीरीज पड़ेगी, 5 सब्जेक्ट की सीरीज खरीदेंगे कितने के, कम से कम 300 रुपए आपके खर्च होंगे, ठीक है, 300 रुपए। और अगर आप किताब खरीदेंगे, एक सब्जेक्ट की कीमत कम से कम 200 रुपए की किताब होगी, तो कम से कम आपका 1000 रुपए लग जाएगा किताब के लिए, ठीक है। तो इतना पैसा क्यों खर्च करना बीए में, आप आराम से जो है अगर हमारे साथ जुड़ ही जाते हैं और पीडीएफ नोट्स वगैरह से पढ़ लेते हैं, वीडियो लेक्चर्स देख लेते हैं, तो आपका काम हो जाएगा वैसे ही, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको सब कुछ मिलेगा यहीं पर, ठीक है। तुरंत एसएमएस कीजिए, देर मत कीजिए। चलिए आगे समझते हैं। अब त्रिपक्षीय संघर्ष को समझते हैं। त्रिपक्षीय संघर्ष को ऐसे मैं 3rd यूनिट में इसको पूरा विस्तार से आपको समझना है। बहरहाल यहाँ पर मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं कि क्या था त्रिकोणीय संघर्ष, क्यों हो रहा था। हेडिंग डालिएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद लगभग 200 वर्षों तक कन्नौज को लेकर के 3 बड़ी शक्तियां आपस में भिड़ती रही, कम से कम 200 वर्षों तक। और प्रभाव ये पड़ा, इसका यह परिणाम ये निकला कि किसी ने इस पर एकाछत्र राज नहीं कर पाए, कभी प्रतिहार, कभी ये, कभी वो, कभी पाल शासक, इस तरीके से युद्ध होते रहे। सबसे पहली बात तो इसमें गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों ने भाग लिया। गुर्जर प्रतिहार शासक, पाल शासक और इसके अलावा राष्ट्रकूट शासक, इन राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, गुर्जर प्रतिहार, इन 3 राजवंशों ने कन्नौज को लेकर के आपस में द्वंद्व किया। कन्नौज चूंकि एक ऐसा केंद्र था जहां से अगर कन्नौज पर जिसका कब्जा हो जाए वो सम्राट बन जाए। इसी सम्राट बनने के चक्कर में कन्नौज की भूमि, दुआब का क्षेत्र जो बड़ा उपजाऊ क्षेत्र है, बड़ा जबरदस्त क्षेत्र है, इस पे कब्जा करने के लिए आपस में शक्तियां लड़ रही थी। और इसी एक प्रकार से इसी लड़ते लड़ते ना इसका कब्जा होता, कभी उसका कब्जा होता, इस तरीके से ये चीजें चलती रही, सिलसिलेवार ये घटना चलती रही। और इस तरीके से 200 साल बीत गए, लेकिन कन्नौज पर एक छत्र राज किसी का नहीं स्थापित हो सका। इसीलिए तो कहा जाता कि ये राजनीतिक विखंडन का युग था, ठीक है। सबसे पहले समझे गुर्जर प्रतिहार वंश। गुर्जर प्रतिहार वंश की अगर बात की जाए तो गुर्जर प्रतिहार वंश के संस्थापक है नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम की अगर बात की जाए तो 730 ईस्वी में ये एक प्रकार से इसकी स्थापना करता है गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक।
नागभट्ट द्वितीय ने अरब आक्रमणकारियों को रोका और अपनी शक्ति को बढ़ाई। प्रतिहारों ने कन्नौज को अपने साम्राज्य का केंद्र बनाया। बाद में मिहिर भोज 1836 से 1885 ईस्वी सबसे प्रसिद्ध शासक हुआ गुर्जर प्रतिहार वंश का। हम चर्चा करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आगे चलकर, क्या आपके सिलेबस में है। तो गुर्जर प्रतिहार वंश का सबसे प्रतापी शासक है मिहिर भोज, ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसे मतलब इन्हें अरब यात्रियों ने हिंदुओं का रक्षक कहा। हिंदुओं का रक्षक कौन थे? गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो थे। अरब आक्रमणकारी जब जब आए तब तब गुर्जर प्रतिहार के शासकों ने उनको यहाँ से मार भगाया, ठीक है, यानी कि ये हिंदुओं के रक्षक कहे जा सकते हैं। एक तरफ गुर्जर प्रतिहार वंश के ये शासक जो है कन्नौज के लिए संघर्ष कर रहे थे। दूसरा जो पक्ष था इसमें वो था पाल वंश के शासक। गोपाल इसके संस्थापक हैं। बंगाल में एक प्रकार से बेसिकली इनका दबदबा था पालों का, ठीक है, पाल वंश के शासक का। बंगाल से इनका उदय हुआ 750 ईस्वी में। और होता ये बाबू की संस्थापक इसके हैं गोपाल। सबसे प्रसिद्ध शासक जो रहा है पाल वंश का उसका नाम है धर्मपाल। संस्थापक कौन है? गोपाल है। इस पूरे वंश के बारे में भी मैं चर्चा करूंगा, परेशान नहीं होना। 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक जो है धर्मपाल का शासन रहा, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। धर्मपाल ने क्या किया? कन्नौज को जीतने की कोशिश की और उत्तर भारत में अपना प्रभाव हमेशा बढ़ाने का कोशिश करता रहा। देवपाल जो था पाल साम्राज्य को और विस्तृत करने का काम किया, जो इसके जो है धर्मपाल के बाद में आता है देवपाल। इस तरीके से पाल वंश के शासकों ने भी कन्नौज पर अपना जो है हमेशा निगाह गड़ाए रखी। अब पाल वंश और प्रतिहार वंश के हो गए शासक, इन दोनों में आपस में संघर्ष हुआ। फिर इसके बाद तीसरी शक्ति भी इसमें आप रहती है कन्नौज के लिए। उस शक्ति का नाम है राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूटाज, डक्कन ऑफ राष्ट्रकूटाज ऑफ डक्कन। डक्कन यानी दक्षिण भारत में आप देखते हैं, दक्षिण भारत का जो है जो दक्कन का पठार है उससे नीचे के एरिया में आप देखते हैं ये शासन करते थे राष्ट्रकूट शासक। दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर बढ़ने वाली जो शक्ति थी राष्ट्रकूट, बहुत ही प्रसिद्ध जो है शासक, बहुत ही प्रतापी शासक। ध्रुवधारा वर्ष की बात हो चाहे गोविंद तृतीय की बात हो, इन लोगों ने कन्नौज के लिए लड़ाइयां लड़ी बहुत सारी। राष्ट्रकूट शासक धर्म और संस्कृति के रक्षक भी माने जाते हैं। इन्होंने धर्म और जो है संस्कृति को बचाने का काम किया। कुल मिलाकर के राष्ट्रकूट वंश के शासक, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक और पाल वंश के शासक, जो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक थे ये बेसिकली उत्तर भारत में एक प्रकार से अपना दबदबा कायम किए हुए थे। पाल वंश के शासक जो है आप देखते हैं कि जो है पश्चिम एरिया में, सॉरी पूर्व एरिया में, यानी कि खास करके बंगाल वगैरह के एरिया में रहा करते थे। और जो ये था दक्षिण भारत में था, यानी कि राष्ट्रकूट शासक। अब दक्षिण से ये, पश्चिम से मतलब पूरब से ये पाल वंश के शासक, दक्षिण से जो है राष्ट्रकूट शासक, और इधर से उत्तर से, ठीक है, जहां से मतलब उत्तर भारत से कौन आ रहा था? कन्नौज चूंकि मध्य में था, और उत्तर भारत से कौन? जो आपके क्या नाम है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक। आपस में तीनों का द्वंद्व होता है, और तीनों किसके लिए जो है आते हैं? कन्नौज के लिए। यानी जैसे मान लेते हैं उत्तर भारत में, अगर आपको समझाने का प्रयास करूं, मान लेते हैं कन्नौज है, ठीक है, कन्नौज को मैं बता दूं आपको कन्नौज क्या है। देखिए यह है कन्नौज भैया, ये कन्नौज है। अब इसी कन्नौज को पाने के लिए, इसी कन्नौज को पाने के लिए कौन आ रहा है? इसी कन्नौज को पाने के लिए पूरब इधर दिशा में पड़ता है, इधर से पाल वंश, ठीक है, पाल वंश के शासक इधर से आक्रमण इधर करना चाह रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा पाल वंश के शासक इधर से आ रहे हैं, और इसके साथ ही साथ आप देख रहे हैं दक्षिण भारत से राष्ट्रकूट शासक, ठीक है, कौन शासक? राष्ट्रकूट शासक, राष्ट्रकूट शासक गोविंद प्रथम वगैरह, और इसके बाद में और तमाम शासक आते हैं। अभी क्या क्या कौन कौन से लोगों ने युद्ध लड़ा है आपस में, ये हम तृतीय इकाई में आपको बताने का प्रयास करेंगे। और इधर से कौन आ रहा है? इधर से, उत्तर के आसपास से, इधर से, इस एरिया से कौन आ रहा है बेटा? उसका नाम है गुर्जर प्रतिहार वंश, ठीक है, गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक आ रहे हैं, ठीक है, इधर से। तो इस तरीके से ये कन्नौज। अच्छा, यहाँ पर शासक किसका था? यहाँ पर कन्नौज पर शासक थे हर्षवर्धन का। यहाँ पर कौन शासन करता था? यहाँ पर शासन करते थे हर्षवर्धन, ठीक है, हर्षवर्धन का शासन था। जब इनकी मृत्यु हो जाती है, मृत्यु के बाद ये एक प्रकार से ये लोग जो है इसको कब्जा करने के लिए इन तीनों में बड़ा संघर्ष होता है। इसी को त्रिपक्षीय संघर्ष कहा जाता है। हम आगे चल करके इसको और डिटेल से चर्चा करेंगे थर्ड यूनिट में, ठीक है। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तुरंत ले लीजिए। चलिए, इस तरीके से निष्कर्ष क्या निकला बेटा? निष्कर्ष यह निकला इन तीनों के शासकों के बाद में, मतलब कि युद्ध करने के बाद में, कन्नौज को लेकर के यह संघर्ष लगभग 200 वर्षों तक चलता रहा। कभी प्रतिहार शासक विजयी होते थे, तो कभी पाल शासकों का प्रभाव बढ़ता था, तो कभी राष्ट्रकूट शासकों का प्रभाव जो है बढ़ता था।
यानी तीनों में एक प्रकार से द्वंद्व, कभी ये उस कब्जे एरिया को कब्जा कर लेते, कभी वो इस एरिया को जो है कन्नौज के किसी वो, इस तरीके से ये संघर्ष लगातार चलता रहा। लेकिन कोई भी शक्ति अस्थायी प्रभुत्व स्थापित नहीं कर सकी यहाँ पर, इसीलिए संघर्ष 200 वर्षों तक लगातार चलता रहा। बहुत सारे शासक आए, बहुत सारे शासक गए, लेकिन कोई इस पर जो है एक छत्र राज नहीं कर पाया। इस तरीके से यशोवर्मन इन्होंने किया था। क्या नाम है? हर्षवर्धन ने। क्षेत्रीय राजवंशों का उदय, राइज ऑफ रीजनल डायनेस्टी। इसी समय आप देखते हैं तमाम प्रकार के छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, जिसके बारे में मैंने आपको कह सुनाया था। छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, ठीक है। जैसे कि आप देखते हैं हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में भारत में कई छोटे छोटे राज्यवंश उभर करके सामने है। जैसे कि पहला वंश है आपका कश्मीर का कारकोट वंश, जिसके बारे में हमको आगे चल करके पढ़ना है, ठीक है। शासक ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से लेकर के 760 ईस्वी आप देखते हैं इसका शासनकाल रहा। सबसे प्रसिद्ध शासक है, उन्होंने कश्मीर को सामरिक और सांस्कृतिक दृष्टि से प्रतिष्ठित किया। किसने? ललितादित्य मुक्तापीठ ने। बहुत ही फेमस शासक है, इसके बारे में प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा गया है, ध्यान रखिएगा। दूसरे शासक है कन्नौज के शासक। कन्नौज में यशोवर्मन वंश का शासन था। वर्मन वंश में खास करके यशोवर्मन 725 से 752 ईस्वी तक शासन करता है। इस वंश का प्रमुख शासक है। उसने कन्नौज को फिर से उभारा, लेकिन अस्थायी साम्राज्य यहाँ पर स्थापित नहीं कर सका। तीसरा जो शासक है, जो सबसे प्रमुख शासक के रूप में सामने आता है, वो शासक है बंगाल का पाल वंश, यानी गोपाल, धर्मपाल, देवपाल ने पूर्वी भारत को राजनीतिक महत्ता दी। तो ये भी पाल वंश के शासक कन्नौज के लिए हमेशा हावी ही रहे, ठीक है। गुजरात मालवर में आप देखते हैं प्रतिहार वंश के शासक, अरब आक्रमणों को रोका और भारतीय संस्कृति का रक्षक जो है इनको कहा जाता है। ये भी इस समय जो है मतलब कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कुछ क्षेत्रीय शासन जो है वंशों का उदय हुआ। इसके अलावा सिंध पर आप देखते हैं अरब आक्रमणकारी। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया, और उस समय राजा दाहिर वहां पर शासन कर रहे थे। इस आक्रमण से भारत में इस्लामी शासन का प्रवेश जो है यहीं से होता है, सिंध आक्रमण से। इस तरीके से यहाँ तक आपको पढ़ना है सिंध के आक्रमण, मतलब 1200 ईस्वी तक आक्रमण होने के बाद फिर मोहम्मद गजनबी, महमूद गौरी, ये सब आते हैं, इस सभी के बारे में भी जानना है बेसिकली। तो यहाँ तक आपको ये चीजें, तो ये छोटे छोटे राज्य, कम से कम ये 5 शासक जो है उभर रहे थे कन्नौज, मतलब उत्तर भारत में सिंध, गुजरात, बंगाल और खास करके कन्नौज, और ये जो है कश्मीर का शासन। ये उत्तर भारत में शक्तियां जो उस समय दबदबा अपना कायम की हुई थी, और राष्ट्रकूट दक्षिण में उस समय, ठीक है। इसी को लेकर के क्या था, त्रिकोणीय संघर्ष भी हुआ 3 शासकों के बीच में, पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों के बीच में। राजनीतिक अस्थिरता और प्रभाव, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड इट्स इंपैक्ट, हेडिंग लिखिएगा। क्षेत्रीय संघर्षों ने क्या कर दिया, उत्तरी भारत को बहुत कमजोर कर दिया। उत्तर भारत एकदम से कमजोर हो गया क्षेत्रीय संघर्षों की वजह से, क्योंकि छोटे छोटे शासक आपस में लड़ रहे थे। कोई भी शक्ति अस्थायी साम्राज्य यहाँ पर खड़ा ना कर सकी। साथ ही साथ में अरब और तुर्क आक्रमणकारियों ने इसी कमजोरी का फायदा उठाया, और इसी कमजोरी का फायदा उठा करके भारत में जो है अपनी सत्ता स्थापित कर दी। यह काल भारत में संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है, ट्रांजिशन एज कह सकते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर तमाम प्रकार के जो है विदेशी आक्रांता, तुर्क वगैरह यहाँ पर आ गए, संक्रमण यहीं पर हो गया। और यहीं से आप देखते हैं, क्योंकि जब भी आप एकता के सूत्रपात से हटेंगे, एकता जैसे ही आपकी खत्म होगी, वैसे ही कोई बाहरी शक्ति आपको ध्वस्त करके चली जाएगी, आप कुछ उसमें कर नहीं पाएंगे। एकदम से तय बात है, ठीक है, यह बात आप ध्यान रखेंगे। विश्लेषण करते हैं मुद्दे का। देखिए, विश्लेषण में आप ये ले सकते हैं, जब सारी चीजें पढ़ने के बाद में, विश्लेषण के द्वारा यह प्राप्त हुआ कि हर्षवर्धन के बाद भारत एक बार फिर राजनीतिक विखंडन की ओर चला गया। उत्तरी भारत में कन्नौज संघर्ष का केंद्र बन चुका था, कन्नौज के लिए तमाम से लड़ाइयां लड़ी गई। यह अस्थिरता केवल राजनीति तक सीमित नहीं रही, बल्कि आर्थिक और सांस्कृतिक जीवन पर भी इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा। यही अस्थिरता आगे चल करके विदेशी आक्रमणकारियों की सफलता का एक मूलभूत कारण के रूप में सामने आती है। कहीं ना कहीं पे अगर यही एकता के सूत्रपात में एक बढ़िया साम्राज्य होता, एक बढ़िया नेता होता, भारत देश का एक बढ़िया साम्राज्य निर्माता होता, क्या हर्षवर्धन होता तो सिंध का आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम विजयी हो पाता, मोहम्मद गौरी आ पाता भारत में, दौड़ा दौड़ा करके मारते हर्षवर्धन, या कोई जो है मोहम्मद गौरी आ पाता यहाँ पर, बिल्कुल नहीं आ पाता। अगर यहीं पर जो है सभी शासक इकट्ठा होते और एक नेतृत्व करता होता, एक शक्ति होती, तो कभी जीवन में ये लोग आ नहीं पाते। ये एकदम से 100% तय था, ठीक है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं बेटा कि कंक्लूजन के रूप में कि इस प्रकार स्पष्ट है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद हुआ क्या। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में पूरी स्थिति बदल गई। उत्तरी भारत में साम्राज्य का अंत हो गया, छोटे छोटे राज्यों का उदय हुआ, कन्नौज की महत्ता बढ़ गई, और त्रिपक्षीय संघर्ष ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर बनाए रखा। हमेशा युद्ध छोटे छोटे पार्ट में होते शुरू हो गए।
यह स्थिति ही आगे चल करके अरब और तुर्क आक्रमणों की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। इस तरीके से यहाँ तक आपने स्थिति पूरी मैंने समझा दी। अब आगे चल करके अगला चैप्टर आपको समझना होगा, तो यहाँ पर एमसीक्यूज हम समझेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर। तो एमसीक्यूज हम चर्चा करें, बिल्कुल हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की राजनीतिक स्थिति से बनने वाले मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज मैंने रखे हैं आपके लिए, आप इसको लेकर के तैयार हो जाइए। देखिए पहला प्रश्न, हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? हर्षवर्धन की मृत्यु 647 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? 647 ईस्वी, बी ऑप्शन में दिया है आपका। यहाँ पर मैंने लिख भी रखा, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं। देखिए हर्षवर्धन का शासनकाल 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठे, 647 ईस्वी तक ये जो है शासन संभालते हैं, लगभग वे 41 सालों तक। उनकी मृत्यु के बाद साम्राज्य बिखर गया और उत्तरी भारत में राजनीतिक शून्य उत्पन्न हो गया। ठीक है, यानी राजनीति में शून्यता उत्पन्न होगी, राजनीति में कोई एक सत्ता नहीं सामने आई। अगला क्वेश्चन, दूसरा नंबर, हर्ष की मृत्यु के बाद में कौन सा नगर उत्तरी भारत की राजनीति का केंद्र बना? ठीक है, बताएं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद में कौन सा नगर उत्तरी भारत का राजनीति का केंद्र बना था? तो बना था कन्नौज। ठीक है, कन्नौज की अगर बात की जाए तो हर्ष की राजधानी कन्नौज थी। उनकी मृत्यु के बाद कन्नौज पर अधिकार के लिए संघर्ष हुआ। यह उत्तरी भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु बन गया। ठीक है, उत्तर भारत में कन्नौज के लिए तमाम सारे संघर्ष होने शुरू हो गए। तीसरा क्वेश्चन से, कन्नौज को लेकर के कौन सा संघर्ष हुआ था? तो द्विपक्षीय नहीं, त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। किसके बीच में? पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। ठीक है, आगे बढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, तो यहाँ पर वही चीज लिखा हुआ, 200 वर्षों तक लड़ाई लड़ी। चौथा क्वेश्चन आप देखेंगे, त्रिपक्षीय संघर्ष में कौन कौन शामिल थे? त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल थे पाल वंश के शासक, प्रतिहार वंश के शासक और राष्ट्रकूट वंश के। बिल्कुल बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए त्रिपक्षीय संघर्ष तीन शक्तियों के बीच में था, पाल वंश जो कि बंगाल का पाल वंश, राष्ट्रकूट शासक दक्षिण से थे और प्रतिहार शासक गुजरात और मालवा के क्षेत्र से थे। ठीक है, मैंने आपको चित्र में बना करके समझाया भी था। पांचवा प्रश्न है, पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? पाल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था धर्मपाल, गोपाल इसका संस्थापक था, ध्यान रखेंगे। गोपाल संस्थापक था और पाल वंश के जो प्रसिद्ध शासक है वो कौन है? धर्मपाल है। देवपाल उसको और आगे बढ़ाता है, महिपाल भी इंपॉर्टेंट शासक रहता है। धर्मपाल 770 ईस्वी से लेकर के 810 ईस्वी तक लगभग में 40 वर्षों तक शासन किया। पाल वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था, उसने कन्नौज पर विजय का प्रयास किया और बिहार, बंगाल से बाहर भी प्रभाव स्थापित करने का काम इसने किया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, छठा नंबर, प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो प्रतिहार वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था मिहिर भोज। ठीक है, कौन था? मिहिर भोज। क्लियर, ध्यान रखिएगा। मिहिर भोज जो था 836 में गद्दी पर बैठता है, 885 ईस्वी तक शासन करता है। प्रतिहार वंश का महानतम शासक था। अरब यात्रियों ने उसे कहा कि हिंदुओं का रक्षक, क्योंकि उसने कभी अरब यात्रियों को यहाँ पर आने नहीं दिया। सातवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदुओं का रक्षक किसे कहा जाता है? तो मिहिर भोज को कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसको कहते हैं बेटा? मिहिर भोज को कहा जाता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। प्रतिहार शासक मिहिर भोज ने अरब आक्रमणकारियों को रोका और हिंदू धर्म संस्कृति की रक्षा की, इसलिए अरब यात्रियों ने उसे प्रोटेक्टर ऑफ हिंदूज कहा। अगला क्वेश्चन 60वां नंबर प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का वह शासक कौन था जिसने कन्नौज के लिए संघर्ष किया था? राष्ट्रकूट वंश का उस शासक का नाम है गोविंद तृतीय ने, ठीक है, संघर्ष किया था। इसके लिए ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रकूट शासक गोविंद तृतीय 793 में गद्दी पर बैठता है, 814 तक गद्दी पर रहता है। उसने कन्नौज पर चढ़ाई की और प्रतिहार और पाल शक्तियों को चुनौती दी। ठीक है, दक्षिण भारत से आकर। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, कश्मीर का प्रसिद्ध शासक कौन था? उसका नाम है ललितादित्य मुक्तापीठ। कश्मीर का प्रसिद्ध शासक कौन है बेटा? ललितादित्य मुक्तापीठ। ठीक है, इसके बारे में कहां पर जानकारी मिलती है? कल्हड़ की राज तरंगड़ी में। ठीक है, करकोट वंश का शासक ललितादित्य मुक्तापीठ 724 से 760 ईस्वी तक कश्मीर का महान सम्राट माना जाता है। आपको बता दूं कि इसके बारे में अभी सेकंड चैप्टर में हम लोग यूनिट नंबर 2 के सेकंड चैप्टर में देखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न 10वां नंबर प्रश्न है, कन्नौज के वर्मन वंश का प्रमुख शासक कौन था? यशो वर्मन जो है प्रमुख शासक था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यशो वर्मन की अगर बात की तो 725 ईस्वी से लेकर के 752 ईस्वी तक वर्मन वंश का प्रमुख शासक था, जिसने कन्नौज को पुनः प्रतिष्ठित करने का प्रयास किया था। अगला क्वेश्चन आ चुका 11 नंबर, भारत में इस्लाम का प्रवेश किस आक्रमण से हुआ था? तो ये हुआ था अरब आक्रमणियों से हुआ था। अरब आक्रमणकारी 712 ईस्वी। तुर्क आक्रमणकारी 1192 में, ये मोहम्मद गौरी का आक्रमण है। ठीक है, 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध होता है। तराइन का पहला युद्ध 1191 में होता है।
अरब आक्रमणकारी 712 में मोहम्मद बिन कासिम आता है और सिंध के राजा थे दाहिर, उन पर आक्रमण करता है, ध्यान रखिएगा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण किया। यही भारत में इस्लामी शासन का आरंभ जो है यहीं से शुरू हो जाता है। एक अस्थायी नहीं, लेकिन हाँ यहीं से जो है इनोवेशन शुरू हो जाता है। सिंध पर आक्रमण किसने किया था? सिंध पर आक्रमण किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। ठीक है, अरब सेनापति था मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया और वहां इस्लामी शासन को स्थापित कर दिया। अगला क्वेश्चन आ चुका है, हर्षवर्धन के बाद भारत के इतिहास को किस नाम से जाना जाता है? साम्राज्य का युग नहीं, गुप्तोत्तर काल नहीं, धार्मिक पुनर्जागरण नहीं, संक्रमण काल। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर। इसको संक्रमण काल के नाम से जानते हैं, बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई बड़ा साम्राज्य नहीं रहा, छोटे छोटे राज्य उभर करके सामने आए, इस कारण से इसे संक्रमण का काल कहा जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम क्या हुआ? त्रिपक्षीय संघर्ष का परिणाम यह हुआ कि कोई अस्थायी विजय यहाँ पर किसी को नहीं मिलती है, आपस में सब लड़ते भिड़ते रहते हैं। 200 वर्षों तक ये संघर्ष चलता रहता है। कन्नौज अस्थिर रहा 200 वर्षों तक, कोई जो है एक शासक उसका नहीं बन पाया। 15 नंबर क्वेश्चन से, हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत में राजनीतिक विखंडन क्यों हुआ? इसलिए हुआ चूंकि योग्य उत्तराधिकारी का अभाव था, या सामंतों की स्वतंत्रता, या क्षेत्रीय राजवंशों का उदय। ये तीनों कारण बिल्कुल सही है इसके, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त सभी वजह से विखंडन जो है हुआ। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ना तो कोई उत्तराधिकारी था और ना ही साम्राज्य की संस्थाएं मजबूत थी। सामंत जो जितने भी सामंत थे, छोटे छोटे राज्य थे, वो स्वतंत्र हो चुके थे। क्षेत्रीय राजवंश उभर करके सामने आई, इस वजह से राजनीतिक विखंडन जो है वो शुरू हो जाता है। इस तरीके से आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को समाप्त किया। चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 का चैप्टर नंबर 2 जल्द ही आपके समक्ष आएगा। इसमें हम लोग चर्चा करेंगे कश्मीर के कारकोट वंश के बारे में, बहुत ही बारीकी के साथ कश्मीर के कारकोट वंश के बारे में विस्तार से बताऊंगा। ललितादित्य मुक्तापीठ वगैरह के बारे में इसी में हमको समझना है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। अगर हमारे साथ आपको जुड़ना है, कोर्स में ज्वाइन होना है, तो मैं डिटेल से जानकारी दे चुका हूँ। बहरहाल तुरंत फिर से नंबर लिख लीजिए, 9161 93 60 62। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। कोर्स पूरा और पीडीएफ नोट सब कुछ आपको मिलेगा, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ सब कुछ। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम, अपने सेमेस्टर का नाम लेकर के आप इस नंबर पर भेज दीजिएगा। ठीक है, आपके पास एक क्यूआर यानी स्कैनर भेजेंगे हम, उसी क्यूआर कोड पर आपको 100 रुपए फीस जमा कर देने हैं। उसके बाद में आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएगा, वहां पर आपको लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट सब कुछ मिलेगा। मात्र 100 रुपए फीस में सारी जानकारी मिलेगी। ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, संस्कृत, अंग्रेजी सभी सब्जेक्ट का आपको यहाँ पर तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपए फीस में। तुरंत व्हाट्सएप पे एसएमएस कीजिए, तुरंत जुड़ जाइए। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। बहुत बहुत